सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे वज़ीर ख़जाना की, जिन्होंने इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को मजबूत बनाने के लिए टैरिफ में इस्लाहात का मंसूबा पेश कर दिया। उन्होंने कहा है कि दरामदी और बरामदी टैक्सेस को कौमी इक़्तिसादी अहदाफ के मुताबिक करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी जामे जायज़ा शुरू हो चुका है। आइंदा 2 से 3 बरसों में मुआशी शरह नमू 4% और दरमियानी मुद्दत में 6 से 7% तक जाने की उम्मीद जाहिर की गई है। टैक्स पॉलिसी FBR से वजारत ख़जाना में शिफ्ट कर दी गई है, जबकि 54,000 सरकारी असामियाँ ख़त्म करके 56 अरब रुपए की सालाना बचत का भी दावा है। पहला पैंडा बॉन्ड भी चीनी नए साल से कबल जारी करने का ऐलान किया गया है, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी नमू गुज़श्ता 3 दिहाइयों से मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब ये जो सारे मामलात हमारे सामने आए हैं, इसमें ये जो इस्लाहात की जा रही हैं, जो भी रिफॉर्म्स अब सामने आएंगी, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आ रही हैं, इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, इकोनॉमी एक्सपर्ट। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो अब एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ के हवाले से जो फैक्ट बेस्ड रिव्यू अनाउंस किया है, एक तो आप क्या क्राइटेरिया देख रहे हैं एक बैलेंस रखने के लिए टैरिफ रिफॉर्म्स में क्या होना चाहिए, जिससे हम देखें कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके मफादात भी महफूज रहें और उसके साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी प्रोटेक्ट रहे, और साथ ही साथ ये जो पावर्स शिफ्ट की गई हैं FBR से फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ये इससे टैक्सेशन के जो मामला हैं वो कितने बेहतर होंगे, और डिजिटाइजेशन से क्या मामला किस तरह से देखेंगे आप? जी, बहुत सारी इकट्ठी चीज़ें, बहुत सारे इकट्ठे सवाल आपने कर दिए हैं। देखिए, मामला पेचीदा न कीजिए, मामले को सिंपल रखें। मामला ये है, क्या बिजली के रेट जो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त दे रही है, जो 20-22 सेंट पे चले जाते हैं हमसाया ममालिक में, उससे आधे हैं बांग्लादेश, चीन में 7-8 सेंट पर यूनिट है। क्या ये सब कुछ जो हुकूमत कर रही है उसके नतीजे में हमारी सनतों को सस्ती बिजली या एटलीस्ट कॉम्परेबल बिजली जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, जो चीन में है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंपल। दूसरा मामला ये है कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो तकरीबन 50 से 54% तक चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप कंपनी रजिस्टर करवाएं और अगर वो 1 करोड़ रुपया, अगर वो लेट्स से कि 100 करोड़ रुपया सालाना बनाती है तो उसके ऊपर 50-54 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स लग जाता है। अब हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, बड़ी कंपनी को, तो वो तो आने वाली नहीं है। तो मामला सिंपल रखें कि बिजली सस्ती हमारी सनतकारों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या टैक्स का रेट जो है जो इंडिया में वो कंपनियां देती हैं, जो बांग्लादेश में देती हैं, जो बाकी हमारे कंपैरेटर मुल्कों में देती हैं, वो टैक्स रेट पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा? आपने जिम्मेदारी FBR पे रखनी है या मिनिस्ट्री ऑफ या वजारत ख़जाना पे रखनी है, ये आपकी मर्जी है। हमें आउटकम से मुराद है, जो प्रोसीजर है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और आप ये कह रहे हैं जो फैक्ट बेस्ड रिव्यू है, इसमें जो हम चीज़ें बात करें, आप जो करंट हम कंस्ट्रेंट्स देख रहे हैं, जैसे कि आप हाई एनर्जी की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा नहीं होंगी बेसिकली? इसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैरिफ्स के हवाले से रिव्यू होगा? देखिए, मैं तो हामी रहा हूँ कि हुकूमत की मुदाखलत जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। मैं कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर उसको हम बिजली उस रेट पे दे दें जो हमारे कंपैरेटर मुल्कों में मिल रही है, अगर टैक्स का रेट वो लगा दें, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है कि वो कम्पीट कर सकता है। ये दो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं और इन दोनों का बोझ इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा इस वक्त जो एक्सपोर्टर है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा। हमारे यहाँ जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रहे। राइट। और एक और चीज़ ये जो इस साल हम देख रहे हैं 3.5% ग्रोथ रेट इन्होंने सेट की है, फोरकास्ट कर रहे हैं ये, और 6 to 7% ये बता रहे हैं कि जी मीडियम टर्म ग्रोथ रेट उन्होंने सेट की है, लेकिन कंडीशन कर दिया है कि अगर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में और एग्रीकल्चर में,
तो फिर आप समझते हैं कि जो ये कंडीशन भी कर दी है, जो भी सारे मामला आप भी गिनवा चुके हैं, जो इस वक्त यहाँ पे हालात हैं, जो मामलात हैं, जो इस वक्त फ़िज़ा बनी हुई है बिज़नेस की, कितने रियलिस्टिक आपको ये टारगेट्स लग रहे हैं? देखिए, इस वक्त हकीकत ये है कि तकरीबन 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद में पाकिस्तान के। हमें 50 से 60 लाख इजाफी नौकरियां चाहिए होंगी सालाना की बुनियाद पर। जब तक जीडीपी ग्रोथ रेट 6, 7, 7.5% पे नहीं आता, ये जो 1.5, 2, 3% की हम बातें करते हैं या आप देखते हैं, दे रियली मीनिंगलेस। या तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बहुत तेज़ी से नीचे लेके आए, और या फिर हमें जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7, 7.5 पे लाना होगा, ताकि 40-50 लाख जो इजाफी नौकरियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो सकें। बिल्कुल ठीक है। तो शाम साहब, आप ये जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इस वक्त लाई जा रही हैं, ख़ास तौर पे एफबीआर की पावर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को शिफ्ट करना, मूव करना वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो टैक्सेशन की डिजिटाइजेशन है, और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड को भी ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में देने पर गौर किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या जो भी चेंजेस कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए आमना, ये बहुत बड़ा फैसला है हुकूमत की तरफ से जो किया गया, जिसको हमने देखा वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने कल बताया कि जी टैक्स पॉलिसी एक बड़े अरसे से झगड़ा चल रहा था, और एफपीआर में इतने स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने डील भी किया है एक ज़माने में इनके साथ, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कहते जी टैक्स पॉलिसी भी हम बनाएंगे, इम्प्लीमेंट भी हम करेंगे, सारा कुछ जो टैक्सेशन से मुतल्लिक चीज़ें हैं वो हमारे पास ही रहेंगी। लेकिन ये टैक्स पॉलिसी का वहाँ से निकाल के वज़ारत ख़ज़ाना में ले जाना, वहाँ पे एक बाकायदा एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फ़ैसला करना, ये मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं एफबीआर के चंगुल से निकालने का एक पहला स्टेप है। अब कितना कामयाब होता है नहीं होता, ये अपनी जगह बात है। दूसरी बात आमना, जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, देखने ये रोना पाकिस्तान के है, हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहे, किसी तरह कम्पिटिटिव नहीं रहे, हमारी इंडस्ट्री कम्पिटिटिव नहीं रही है। जो लोग फिर मुकाबला करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, 20 दफ़ा बात होती है हमारे हमसाय ममालिक में क्या बिजली पानी गैस के रेट्स हैं, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग ईज़ ऑफ डूइंग जो है ना वो ठीक रखी जाती है, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, जो बिजनेसमैन उनको आते हैं अंडर वन रूफ क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं, वो नहीं हो रही। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम ना परेशान कन बात जो है ना वो जमील अहमद साहब गवर्नर साहब ने की है। इन्होंने तो थोड़ी ज़ाहिर है ये एक पॉलिटिकल लेवल पे भी बात कर रहे होते हैं औरंगज़ेब साहब, ये अब प्लेइंग टू द गैलीज भी सम टाइम हो रहा होता है उनकी तरफ से। ये बात कहना कि जी अब वक्त आ गया है कि हमें इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान का रीथिंक करना पड़ेगा, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं चलेगा, ये अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी नहीं होती तो आप समझें कि आप गए। वो कहते हैं पिछले 30 बरस से आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना वो तकरीबन 3.5% और 4.25% के दरमियान अटका हुआ है। वो कहते हैं अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही तो फिर कैसे, आबादी बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ आ नहीं रही, नतीजतन ना जॉब क्रिएशन है, ना इंडस्ट्री बन रही है, ना दूसरों को फ़ायदा हो जाए और ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। देखिए हम ना सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बिगड़ चुकी है कि मुझे लगता नहीं है, माज़रत के साथ, या तो हम बहुत सिनिक हो गए हैं, साफ़ी लोग हैं। अभी देखें वो बात क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं 2015 से 2022 तक गवर्नर साहब कहते हैं कि हमारा कर्जा जो हमने लिया है वो $50 बिलियन से $100 बिलियन का हो गया। एक साल में हमने वो कहते हैं कि $8.3 बिलियन पिछले साल हमने मार्केट से बोरो किया है, इसके बावजूद हमारे रिजर्व जो है ना वो स्टेबलाइज नहीं होते। तो देखें ये बहुत ही जिसको कहते हैं वार्निंग भी है, और ये आईब्रो रेज करता है कि हमने किधर जाना है, क्या करना है। वो भी यही बात कर रहे हैं कि जब तक के बुनियादी रिफॉर्म, जाती रिफॉर्म नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बनाया जाएगा, बात नहीं बनेगी। ये रोज़ाना बातें करते हैं, असल बात है हमना सीधी बात है, एक ही लफ्ज़ है, वो है लीड कैप्चर। हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं चंद एक बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख के, एग्रीकल्चरिस्ट को देख के, और वही आप देखते हैं कि अपनी बात मनवाते हैं। आप देख लें बजट आता है, एक चीज़ अनाउंस होती है, अगले बजट में तब्दील हो जाती है। कोई किसी एक सेगमेंट सोसाइटी को आप फ़ायदा पहुंचाते हैं या रिलीफ देते हैं तो अगली दफ़ा रिलीफ छीन लिया जाता है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ थिंक टैंक के तौर पे काम किया ही नहीं जा रहा। एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन जो है ना वो काम किया करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, डॉक्टर महबूब हक के ज़माने में ये वाकई सजेशन दिया करता था, बड़ी प्लाजेबल, बड़ी इफेक्टिव सजेशन होती थी, पर हुकूमतें कोशिश करती थी। या एक मैं कहूँगा कि एक जिस तरीके से कोशिश करनी चाहिए वो नहीं की गई। हर दफ़ा हमने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मतलब एक बात मैं आपको बताऊँगा, पाकिस्तान में टैक्सेशन को बेहतर करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए सारी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, PTI ने, पीपल्स पार्टी PMLN ने, सब ने जोर लगाया कि ये टैक्सेशन बेस को हमने बढ़ाना है, ये जो कोर्सिव सिस्टम है इसको ख़त्म करना है, लोगों को सहूलत देनी है।
नहीं दे पाए। आप देखने का होता क्या है कि आप ज़रा सी बात करते हैं कि आपने जनाब टैक्स कलेक्ट करना है दुकानदारों से, रिटेलर से, वो सड़कों पे आ जाएंगे, शटर डाउन और जनाब हड़तालें, हुकूमत जो है ना वो प्रेशर में आकर खामोश हो जाती। कोई भी पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन नहीं लिया जाता कि इनको कहा जाए कि जी अगर आप टैक्स अपना प्रॉपर नहीं देते तो आपकी छूट नहीं होगी, लेकिन हमने देखा हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। पॉलिसीज़ बन रही हैं, बड़ी अच्छी बातें की जा रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से पॉलिसी को लेकर चलना, अभी ये रिफॉर्म्स की बात है, हमने देखा बरसों से आप भी माशाल्लाह सीख गई हैं बहुत कुछ। अब रिफॉर्म्स क्यों नहीं हमारी रिफॉर्म्स को, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ये बहुत बड़ा इशू है। गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, इनको कौन है बैठा हुआ जो इनको रोक रहा है, वो किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, किन ग्रुप्स का है, वो जो कहते हैं हमने रिफॉर्म नहीं देनी। वही बात है, हमने सियासत में भी इकोनॉमी में भी स्टेटस को है कि भी चीज़ें हैं जैसे चलनी चाहिए, सबके मफादात पूरे होने चाहिए, आप में हम उन्हें वो बाहर में जाए माजरत के साथ, उन्हें कोई परवाह नहीं। अब यही देखना है कि अब इस लेवल पे हम अब तो देखते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पता है डॉक्टर साहब भी हुकूमत में कुछ हज़ार एडवाइज़र रहे हैं बानी PTI के। ये जब रोने का मुकाम यह है कि जब आर्मी चीफ भी बैठे, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे, प्रेसिडेंट भी बैठे और बैठ के कहें जी हालात बड़े ख़राब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर ये बेबसी है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? तो बात है कि जिनके पास कुछ करने के टूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं चीज़ों को, अगर वो बैठ के कहें कि जी चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है माशरा हमारा माजरत के साथ बिगड़ गया, चीज़ें ठीक नहीं होती, जिनकी जेबों में पैसा जा रहा है, करप्ट प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिस्टम तब्दील किया जाए। अब इसके लिए पॉलिटिकल विल हो और मेरा ख्याल है हुकूमत फैसला कर ले कि हमें हुकूमत भले इलेक्शन में हम नहीं जीते लेकिन कोई अच्छा काम करके चले जाए, फिर तो कोई मुझे लगता है कि सिल्वर लाइनिंग नजर आएगी। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम इतनी आसानी के साथ इस इकोनॉमिक गर्दाब में फंसे हुए मुद्दत से हम निकल पाएंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सलीम साहब। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप कुछ बात करेंगे यूरोपीय यूनियन का GSP+ मॉनिटरिंग मिशन जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के विजिट पर है और पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। ये स्टेटस 2014 में इस शर्त पर मिला था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान 27 आलमी कन्वेंशंस पर अमल करे, जिनमें ह्यूमन राइट्स, लेबर्स राइट, माहौलियात और बेहतर हुक्मरानी शामिल है। इसी स्टेटस के तहत पाकिस्तान हर साल 6 अरब यूरो की ड्यूटी फ्री बरामदात करता है, जिससे 450 से 550 मिलियन यूरो टैक्सेस में बचत और 15 से 20 लाख नौकरियां महफूज रहती हैं। पाकिस्तान पहले ही 80 से 85% कानूनी पेशरफ्त कर चुका है। चाइल्ड मैरिज कानून, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लेबर इंस्पेक्शन में 20% इजाफा और 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे इकदाम मुकम्मल हो चुके हैं। मगर मिसिंग पर्सनस, इजहार राय की आज़ादी और मजदूरी के गैर रस्मी सेक्टर में अमल दरामद अब भी चैलेंज है। अब वक्त देखेगा कि वादे सिर्फ कागज़ों में हैं या हकीकी में भी ज़मीनी तब्दीली लाए गई है या नहीं, क्या मामला है यहाँ पे, ग्राउंड रियलिटी बेसिकली क्या है। अब यहाँ पर जो वक्त मौजूद है ये कितना सिग्निफिकेंट इनका दौरा है और पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस मौजूद है। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये जो GSP+ स्टेटस हमें मिला था 2014 से जो हम रिफॉर्म्स कर रहे थे, ये आप क्या समझते हैं कि अभी जो मामला चल रहे हैं इस वक्त देखते हुए इन सारे मामला को, शराइत कहीं सख्त तो नहीं हो जाएंगी, या ये स्टेटस आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बरकरार रहेगा, या फिर ये विदड्रॉ हो गया? अगर ये विदड्रॉ हो जाता है, ये शराइत सख्त कर दी जाती हैं, तो पाकिस्तान के किन मिसाइल से दो चार होना पड़ेगा, कौन कौन सी मुश्किलात हमारे लिए बढ़ सकती हैं? देखा, बुनियादी तौर पे तो मेरा अपनी खबर से ही आपको बता देता हूँ, आप खबर का भी पूछ रहे हैं, तो ये फैसला हो चुका है कि ये स्टेटस विड्रॉ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुनियादी तौर पे जो 27 कन्वेंशन पे पाकिस्तान ने इसको जो रेटिफाई कर दिया है, और फिर आपने देखा जो अगले दिन हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब गए हुए थे ब्रसेल्स, वहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन के लोगों से मुलाकातें हुई थी, वहाँ से भी बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं, और पाकिस्तान में जो विज़िट कर रहा है इनका डेलीगेशन, उसके हवाले से भी खबरें यही हैं। देखें, बहुत से हवालों से हमने ये पॉलिटिकल प्रोग्राम भी है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को आज देखता है, अमेरिका जिस तरह देखता है, तो बहुत से हवालों से हमें कहीं ना कहीं अगर उनको छूट भी देनी पड़ती है तो IMF की तरह, जिस IMF का प्रोग्राम मैं कहता हूँ ना स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, यहाँ से भी छूट मिलती है। देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए। बुनियादी तौर पे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और गुड गवर्नेंस की बात आती है, और फिर प्रोसेस में 5-7 बड़ी चीज़ें जिनको आपने गिनवा दिया है, जिसमें एक ये भी है कि जो एज बढ़ा दी गई है बच्चियों की शादी की, 18 साल की पाकिस्तान में उस पर अमल किया, और डेथ पेनल्टी को रोका हुआ है, जिनको सज़ाएँ होती हैं और हम उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
तो पाकिस्तान बड़ी हद तक इन चीज़ों पर अमल कर रहा है। इसमें ह्यूमन राइट्स है, इसी तरह से और ख़वातीन का टॉर्चर की बात आती है, उनके पे भी आप देखते हैं बड़ी सख्ती से वो देखते हैं। अगरचे इसमें हम देखने हैं कि कोई इतनी ख़ास कमी वाक़या नहीं हो रही। आज भी हमारी ख़वातीन बच्चियों के साथ जो ज़्यादती होती है उसको रोकने में कामयाबी जिस तरह होनी चाहिए, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें, हमारा मीडिया सारा वक्त कुछ और कहते रहते हैं, इन चीज़ों पे बहुत बात कम कर रहा होता है। तो देखिए हमने ये 6 बिलियन यूरो का प्रोग्राम जो है, $3.5 बिलियन हर साल आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती है अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन मालिक में। तो वो हम देख रहे हैं कि वो हर दफ़ा बात तो ज़रूर होती है, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा फोरम है, आपने देखा 27 ममालिक का, वो हर दफ़ा देख रहे होते हैं कि किस मुल्क ने कितना अमल किया है इन जो बुनियादी तौर पे रेटिफिकेशन करनी होती है जिन इश्यूज़ की, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है ह्यूमन राइट्स से, बुनियादी हकूक़ से होता है और लेबर लॉज से होता है, किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत से हवालों से जनाब वो चीज़ें पूरी होती हैं, जहाँ कमी होती है वहाँ पे इग्नोर भी किया जाता है। जो मेरी इत्तला यही कि वो अब ये तो नहीं मैं कहता हमेशा के लिए, लेकिन फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान को स्टेटस मिलता रहेगा। इसमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो तेज़ हुआ है, दुनिया में पाकिस्तान को इस वक्त आप देख लें, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से बकौल ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में भी है। वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो किस तरीके से मूव कर रहा है, आज सफारती महाज पे, उसके बाद आपका सियासी महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज पे और मिलिट्री के महाज पे पाकिस्तान की कामयाबी को देखते हुए तो आप ये आसानी से ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान को गेम बना के और जनाब हमें दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करे या इन्फ्लुएंस यूज़ करे यूरोपियन यूनियन का, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुडविल हमारी हो चुकी है। अच्छा, एक तो ये चीज़ कि फॉरेन हमारे प्रोसेस है जी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए तो बड़ा ये उनको तो एडवांटेज मिलता है इसका। इसके अलावा ये जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर किस हद तक इम्पैक्ट आता है GSP प्लस का, और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है उस पर कैसे ये असरअंदाज होता है? देखिए हम ना ट्रेड वॉल्यूम तो हमारा डेफिनेटली बढ़ता है, अगर जितना बढ़ना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में। हमारी इंपोर्ट्स अभी भी आप देख लें $70 बिलियन से कम करके $55 बिलियन की हो गई हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो अभी भी हम देख रहे हैं $30-32 बिलियन पे खड़ी हैं। इतना ही 30-32 से अब तो $35-36 बिलियन तो हमें फॉरेन रेमिटेंसेस से आ जाता है। अब सवाल इस वक्त ये है कि जो बाहर से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो इंसेंटिव हैं वो डेफिनेटली एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वहाँ पर कदगलें नहीं लगती। हम ना बहुत से हवालों से कई जगहों पर हमने देखा है, शिकायत भी कई हमारी एक्सपोर्टर की जो अशिया बार कमोडिटी भेजी जाती है, चीज़ें भेजी जाती हैं, शिकायत भी आती है, उनको तो इग्नोर कर देते हैं, वो कि चलें ठीक है वार्न करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे है कि किस हद तक हुकूमत जो है ना वो फैसला करती है। हमारे जो अदारे हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारी एक्सपोर्ट ठीक जानी चाहिए, शिकायत ठीक होनी चाहिए, पैकेजिंग ठीक होनी चाहिए, जो चीज़ आप भेज रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल उसका होना चाहिए, उसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। आज भी लोग कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में बेतहाशा पोटेंशियल है हमारी फ़िश की एक्सपोर्ट का, लेकिन वो इश्यूज़ बड़े आ रहे हैं। अगर 300 से 400 मिलियन डॉलर अभी भी आता है, लोग कहते हैं पोटेंशियल स्टेट अवे $2 बिलियन का है, भी इसको कैश कराने की ज़रूरत है। वहाँ पे कराची में जो लोग कंसर्न लोग हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, उनको हुकूमत पूछे और बाकायदा तौर पे ये अंडरटेकिंग उनसे ले कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट के बारे से हमें कोई जिसको कहते हैं शिकायत ना आए और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाए। तो देखिए हमने ये हमें सहूलत तो है, अमेरिका की तरफ से भी आप देखने सहूलत है, 40% हमारी एक्सपोर्ट जो है ना अमेरिका की है। कई वालों से हमें वो आप देख लें बहुत ज़्यादा एक्सेस देते हैं, ड्यूटी फ्री भी एक्सेस देते हैं कई वालों से हमारी चीज़ों को, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल को और बाकी कुछ और हमारी आइटम्स हैं जिसमें आपकी कारपेट्स भी हैं और सर्जिकल गुड्स भी हैं और फिर स्पोर्ट्स गुड्स भी हैं। यही 4-5 हमारे मेन आइटम है जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सवाल तो यही है कि अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बाहर की दुनिया तो हमें सपोर्ट कर रही है, हमने अपना एक्सपोर्ट का किस तरीके से बेस को बढ़ाना है, अपनी बरामदात को कितनी तेज़ी से आगे लेके जाना है और डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट को, वैल्यू एडिशन करनी है। रोज़ हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन नहीं होती है। हमने देखे हमारी कॉटन बेल एक ज़माने में 12 मिलियन 13 मिलियन तक चली गई थी, अब कम करते करते आप नुकसान भी हैं और टोटल 6 मिलियन की हो चुकी हैं और उसमें से भी आधा जो है ना लोग जाके हमारी रॉ कॉटन को बेच देते हैं मार्केट में। इसकी क्यों नहीं आप हुकूमत उनसे अंडरटेकिंग देते कि भाई आप जाएँ कुछ यहाँ पर चीज़ें बनाएं। बांग्लादेश देखें तो दुनिया में छा गया है, वो कॉटन उनके पास नहीं होती, दुनिया से लेके जाते हैं, हमसे भी लेते हैं, अमेरिका से भी लेते हैं, बेहतरीन सामान बनाते हैं और जनाब वो अपना फॉरेन एक्सचेंज अपना कमाते हैं।
तमाम तरह हालात के बावजूद वहाँ जो खराबी, आज भी $40 मिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है। तो हमें चाहिए कि ये जो दुनिया में फ़ायदा दे रही है, GSP+ है, अमेरिकन की हमें सपोर्ट है। अभी तो आप देखते हैं कि हमें मिडिल ईस्ट के ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमारे साथ तजारती माहदे नए किए जाएँ जो मैक्सिमम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम ना, ये इस वक्त जो गुडविल क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान की दुनिया में, हमें इसको मैक्सिमम कैश कराने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ बॉटलनेक्स हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो असल बात हमारी इकोनॉमी का पहिया चलना चाहिए। ये स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से निकल के हम थोड़ा सा आगे जाएं। हमारा अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन 4.5% शुरू में हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश करवाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब, आपने इस पर तज्ज़िया और खबर दोनों पेश किया। एक अहम मसले की जानिब बढ़ते हैं, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। पंजाब में मौजूदा साल के सिर्फ 6 माह के दौरान बच्चों पर तशद्दुद के 4000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक तशवीशनाक बात यह है कि रोज़ाना औसतन 23 बच्चे इस्तेहसाल, तशद्दुद और हरासगी का शिकार हुए, लेकिन सज़ाओं की शरह 1% से भी कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग का निज़ाम बेहतर ज़रूर हुआ है, मगर इंसाफ का निज़ाम बदस्तूर नाकाम है। 717 जिनसी इस्तेहसाल के केसेस सामने आए हैं, मगर एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिल सकी। चाइल्ड बेगरी के 2693 केसेस दर्ज हुए और सब में सज़ा 0 रही। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट पंजाब में बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक अजला करार दिए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या मामलात हैं, कहाँ पर क्या गैप्स हैं और क्या लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि इन मामलात को फिक्स किया जा सके। इसी पर बात करने के लिए हमाद रोहेला, लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच हमाद फॉर योर टाइम। वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के जैसे कि हमने बात भी की 4150 केसेस पंजाब में तकरीबन रजिस्टर्ड हुए और सिर्फ 12 में कन्विक्शंस जो हैं वो सामने आई हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो तरीक़ाकार हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के हों या प्रोसिक्यूशन के हों या जुडिशरी के हों, कौन से ऐसे मसाइल या ऑब्स्टेकल्स हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा गैप पाया जाता है? देखिए, आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं एक एंसिलरी इशू रेज करना चाहूँगा जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस मामले में। ये जो खबर आपने हमें बताई है कि जो स्टैट्स हमारे सामने आए हैं, ये हमें कहाँ से आए हैं? ये हमें एक इदारा है जिसका नाम है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिलीज किए हैं, उसने ये एफर्ट की है और इन सारे नंबर्स को इकट्ठा करके हमें बताया है कि क्या सूरत हाल है। ये इदारा क्या है? ये बेसिकली एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है जो कि ये काम कर रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम सोशल वेलबींग की बात करते हैं तो ऐसे एक अच्छा माशरा, एक इत्तेदाल पसंद माशरा, एक बैलेंस माशरा हासिल करने के लिए ज़रूरी है या तो हमारा पब्लिक सेक्टर इतना मजबूत हो या हमारे इदारे इतने मजबूत हों, हमारे कवानीन इतने मजबूत हों कि हर चीज़ बेहतरी से हो रही हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद लगाई जाती है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे एनजीओ की सूरत में सामने आएंगे और इस कमी को पूरा करेंगे और एक हुकूमत का एक्सटेंडेड आर्म बनेंगे, हेल्पिंग हैंड बनेंगे। ये जो अभी हम देख रहे हैं, हमारी करंट सूरत हाल जो है इस वक्त मुल्क की, हम जानते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट कि हमारे पास वसाइल की कमी है। हर चीज के ऊपर हुकूमत पूरा नहीं उतर सकती, बेशक खा उनकी नीयत दुरुस्त भी हो। तो ऐसे में हमारी नजर जाती है एनजीओ सेक्टर्स की तरफ, एनपीओस की तरफ कि वो आगे बढ़ें और वो असिस्टेंस भी मुहैया करें कि कैसे मामले को दुरुस्त किया जा सकता है और साथ ही साथ निशानदही भी करें, जैसे एसएसडीओ के इदारे ने निशानदही कर दी है। बदकिस्मती ये है कि हम अपने एनजीओ सेक्टर को हमेशा ऐसे जुर्म की नजर से देखते हैं, मुजरिम की नजर से देखते हैं, उनके ऊपर इतनी गैर जरूरी कदगने लगाते हैं कि उस सेक्शन इस पूरे एक सेक्टर को हम बंद करते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई शख्स एनजीओ रजिस्टर करवाना चाहता है तो ऐसे गैर जरूरी सवाल, गैर संजीदा एतराजात लगाए जाते हैं कि वो ये इरादा ही तर्क कर देता है। और अगर कोई शख्स जिसने पहले से रजिस्टर करवाई हुई है तो वो इस वक्त ऐसे मौके पे पहुंच चुके हैं, ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं, वो इस एनजीओ को बंद करना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सोशल वेलबींग की तरफ जाएं तो हमें वेलफेयर सेक्टर के अंदर एनजीओ को फैसिलिटेट करना चाहिए। एसईसीपी को अपना रवैया इसके सिलसिले में बदलना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, अगर हमें बेहतरी की उम्मीद नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। अब अगर मैं आपके कोर इश्यू पे बात करूं जो कि इंतहाई संगीन और संजीदा मसला है, जो आपने नंबर्स बताए हैं, 4000 से ज्यादा बच्चे 6 माह के अंदर उनके साथ कोई ना कोई गैर कानूनी रवैया हुआ है। इसका मतलब है कि जो ब्रेक डाउन है ये रोजाना
की बुनियाद पर 23 बच्चों के साथ हो रहा है, यानी कि हर घंटे में एज वी स्पीक एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी ना किसी बच्चों के साथ कोई ना कोई ऐसा गैर कानूनी रवैया हो रहा हो। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे, जैसा कि आप बता रहे हैं, इंक्वायरी प्रोसेस के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के ऊपर है भी, लेकिन ये हमारे ओवरऑल माशरे के ऊपर बहुत पोरली रिफ्लेक्ट करता है। हकीकत की अगर बात की जाए, अगर आपका लेना देना लॉ इन्फोर्समेंट के साथ है या आप अदालतों में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हकीकत इससे ज्यादा बदनुमा है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो रजिस्टर ही नहीं होते, जो इस नंबर में आ ही नहीं रहे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कई सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होंगे, फिजिकल अब्यूज के, वायलेंस के केसेस होंगे, लेकिन 717 जो अभी फिगर स्पेसिफिकली जो रिपोर्ट हुए हैं सेक्सुअल अब्यूज के, उसमें जीरो कन्विक्शन का आना, अब जिन फैमिलीज ने हिम्मत करके ये केस रजिस्टर करवाया होगा, उसमें अगर जीरो कन्विक्शन है तो उससे कितना मोरल डाउन हुआ होगा। और जो बाकी ऐसे केसेस सामने आते हैं, क्या वो रुख करेंगे इस जानिब? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये जो जीरो कन्विक्शन रेट है ये कतई भी तसल्ली बख्श नहीं है, हौसला मंद नहीं है, इसको मजीद बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते। वो ज्यादा तशवीशनाक है, ज्यादा खौफनाक चीज है कि हमारे कल्चरल प्रेशर्स ऐसे हैं, हमारे फैमिली फेयर्स ऐसे हैं, और हमें निजाम इंसाफ पे इतनी उम्मीद ही नहीं रही, और हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जिसकी आप बात कर रही हैं वो इस हद तक डॉन्टिंग है कि विक्टिम उस मुश्किल मरहले से, या लीगल एज पीछे रह जाते हैं, वो उस मुश्किल मरहले से गुजरना ही नहीं चाहते। सेक्सुअल अब्यूज के 717 केसेस की जो आपने बात की है, इसके अंदर हमें एक्विटल नजर आया है, इसके अंदर हमें विड्रॉल ऑफ केसेस नजर आया है, लेकिन कन्विक्शन ऑफ एक्यूज नजर नहीं आया। ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, सिर्फ इस एक रिपोर्ट के अंदर नहीं। अगर आप UNODC की एक रिपोर्ट शाया हुई थी साउथ एशिया जस्टिस स्टडीज के नाम से, उसको देखें। साहिल एक इदारा है, उसके क्रूअल नंबर्स के नाम से एक उन्होंने पब्लिकेशन की थी, उसको देखें। पुलिस के आप अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो इस SSDO इदारे के स्टैट्स को कंफर्म करते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो साउथ एशिया के अंदर कमजोर तरीन कन्विक्शन रेट है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाएं तो हमें देखना होगा कि बाकी ममालिक ने क्या किया। USA का एक बड़ा मशहूर केस है न्यूयॉर्क वर्सेस फर्बर के नाम से, वो वहां का एक लैंडमार्क केस समझा जाता है। उसको लैंडमार्क केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्टेट का कंपेलिंग इंटरेस्ट है कि वो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे। उन्होंने ये भी यहां तक कहा कि इसके लिए जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टूल्स हैं हुकूमत के पास, उनको इस्तेमाल किया जाए। यहां तक कहा कि बच्चों की फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग एडल्ट्स की बेसिक फ्रीडम राइट से भी ज्यादा जरूरी करार दी गई। और सिर्फ करार नहीं दी गई, वहां पर सिर्फ एक जजमेंट ही नहीं आई, उसके बाद लेजिस्लेशन भी की गई और बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर किया गया। अगर आप UK की मिसाल देखें तो वहां पे स्कूल्स में, NHS में, हॉस्पिटल्स में सोशल वर्कर्स जो हैं वो पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसा जॉइंट सेफगार्ड मॉडल बनाते हैं कि कोई भी क्राइम ज्यादातर अनरिपोर्टेड नहीं जाता, जो कि हमारे यहाँ सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कवानीन जरूर मौजूद हैं, डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का एक्ट है, चाइल्ड लेबर के लिहाज से एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट के अंदर अक्सर PPC के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का गैप मौजूद है। ये इम्प्लीमेंटेशन का गैप हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और हमारे लॉ मेकर्स इस सिलसिले में काम भी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर वही सवालिया निशान अभी तक मौजूद है। इसी वजह से हम देखते हैं कि रोजाना कोई नए केसेस इसी तरह के रिपोर्ट हो रहे होते हैं और हम बैठकर इस पर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच हमाद रोहिला इस पर बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे हांगकांग की, जिसके मसरूफ और गुंजान आबाद इलाके में अचानक रात की खामोशी उस वक्त खौफनाक आवाज़ों में बदल गई जब बुलंदो बाला इमारतों के एक सिलसिले को आग लग गई। 8 फलक बोस रिहायशी टावर और उनमें से चंद में लगने वाली आग ने पूरे इलाके को स्याह धुएं से ढांप दिया। इस कॉम्प्लेक्स में 2000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं जहां हजारों लोग मुकीम हैं, मगर लम्हों में सब बदल गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि इमरजेंसी अलर्ट को 5 दर्जे तक बढ़ाना पड़ा, जो हांगकांग में सबसे बुलंद तरीन लेवल है। सीढ़ियों और चेरी पिकर्स के जरिए फायर फाइटर्स ने भरपूर जिद्दोजहद की, मगर इसी दौरान 5 से ज्यादा एहलकार खुद भी जख्मी हो गए। तकरीबन 1 घंटे बाद आग तो बुझ गई, लेकिन उसके बाद जो मंजर सामने आया वो खौफनाक था। 9 अफराद की लाशें मिली और 35 जख्मी अस्पताल में जान की बाजी हार गए। अब सूरत हाल ये है कि इमरजेंसी नाफिज है। 40 जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है और 300 से ज्यादा अफराद अब भी मिसिंग हैं, लापता हैं। अभी तक आग की वजह सामने नहीं आई। अलबत्ता बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में बांस की फोल्डिंग लगी हुई थी,
जिसके बायस रमा बरस आग लगने के कई वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि दुनिया शहरों में बुलंद इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन क्या रेस्क्यू सिस्टम और हिफाजतें सहूलियात इनसे नबर्द आजमा हो रही हैं? क्या इतनी सहूलियात हमारी इस लेवल की हैं कि हम इस तरह का कोई भी आफत अगर आए तो उसके लिए रेस्क्यू का जो हमारा निज़ाम है वो बर वक्त इस पर रिस्पॉन्स कर सके? इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।